जिले में प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के लिए आरटीई के तहत मान्यता देने के लिए जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक हुई और बैठक में कई प्रकार की दिशा निर्देश भी जारी किए गए। उपायुक्त की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। बैठक में कई स्कूलों को मान्यता देने से संबंधित बातें आई थी, जिसमें के पब्लिक स्कूल गोविंदपुर, रॉयल हाई स्कूल जोड़ाफोकर, फागू महतो हाई स्कूल बागमारा, इलिट पब्लिक स्कूल चिरकुंडा, गुरुकुल पब्लिक स्कूल गोविंदपुर, गुरुकुल पब्लिक स्कूल दुलुडी बागमारा, रॉयल पब्लिक स्कूल निरसा तथा DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल धनबाद को लेकर आरटीई मान्यता को लेकर आवेदनों की स्क्रूटनी भी की गई थी। स्क्रूटनी के दौरान समिति को आवेदन में त्रुटि मिली थी, जिसके बाद समिति ने जिला शिक्षा अधीक्षक को सभी विद्यालयों से त्रुटि दूर कर पुनः आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए थे। अब जो बैठक हुई है आरटीई के तहत मान्यता देने को लेकर, उसे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव इरफान खान ने गलत बताया है। साथ ही झारखंड अभिभावक महासंघ के महासचिव मनोज मिश्रा ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की है और उनका कहना है कि यह कोर्ट के द्वारा जो आदेश मिले हैं उसका उल्लंघन है। कोर्ट के आदेश के विरुद्ध यह बैठक हुई है। इस तरह से बैठक करने से पहले कई तरह के नियम होते हैं, वो पूरे नहीं किए गए। हम सीधे हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं इरफान खान, जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का सचिव हैं। साथ ही मनोज मिश्रा भी मौजूद हैं, जो कि झारखंड अभिभावक महासंघ के महासचिव हैं। हम सीधे वही लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि कैसे इनका कहना है कि जो बैठक वो सही नहीं हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे स्टूडियो में। अभी जो बैठक हुई थी आरटीई के मान्यता देने को लेकर, जैसा कि अब इरफान जी आप भी बता रहे थे कि यह बैठक कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, कैसे आप बोल रहे हैं कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है? पहले आरटीई प्रथम संशोधित नियमावली 2019 के तहत मान्यता लेने के लिए सरकार के द्वारा 2019 में आदेश पूरे झारखंड में किया गया था, जिसमें मानक जो है सो काफ़ी कठिन थी। ज़मीन की बाध्यता थी, अप्लाई करने का टाइम 25,000 का चालान जमा था, 1 लाख FD था, बहुत सारे नियम थे। तो इसके खिलाफ झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, हमारे महासचिव श्री रामरंजन कुमार सिंह हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में 2019 में हम लोगों ने केस फाइल किया, जिसमें वहाँ से हमें स्टे प्राप्त हुआ। फिर पुनः जो है सो इसमें 3 मई 2025 को उस पर ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आने के बाद उसमें साफ तौर पर उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि उसमें जो 25,000 का FD है उसको हटा दिया जाए और 1 लाख रुपया का जो FD है उसको हटा दिया जाए, और 8 सप्ताह का उसमें समय दिया गया कि 8 सप्ताह के अंदर इसको अमेंडमेंट करते हुए सभी को 6 महीना के अंदर मान्यता देने की प्रक्रिया चालू की जाए। परंतु 3 मई से आज अगर जोड़ेंगे तो 8 सप्ताह का समय गुजर चुका है और अभी तक जो है सो आवेदन जो ऑनलाइन जमा लेना, उस पोर्टल में जब मैं जा रहा हूं तो अभी भी 1 लाख का FD लग रहा है और 25,000 का चालान दिख रहा है। मतलब क्या माने FD और चालान नहीं लेने हैं? नहीं लेने का है, लेकिन अभी भी उसमें लग रहा है। तो मतलब ये किसके द्वारा लिया गया है? ये जो सरकार का जो आदेश था वो जो है सो लागू है, लेकिन उसमें अभी भी धनबाद DSC के द्वारा इसको नहीं हटाया गया है। तो उस जितने भी स्कूल को मान्यता देने हैं, क्या सभी स्कूलों ने वो जमा कर दिए हैं 1 लाख रुपए FD? नहीं, जब तक वो हटता नहीं, चूंकि हमने हाई कोर्ट जब गया था तो इसको हटाने के लिए हमने गए थे। तो जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, जब तक हटता नहीं है तो मैं क्यों अप्लाई करूं? वो 1 लाख और 25,000 रुपया किस मद में जाएगा, किस फंड में जाएगा? छोटे छोटे विद्यालय चलते हैं, 300, 400, 500 रुपये हम पढ़ाते हैं, वो 1.25 लाख रुपया अभी क्यों देंगे? जब हाई कोर्ट ने उसको हटाने का आदेश दे दिया है तो उसको हटा देना। जब तक हटता नहीं है तब तक धनबाद जिले के सिर्फ 500 स्कूल हैं जो कि अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। यही हमारा था। और अभी क्या हो रहा है, कुछ बड़े बड़े विद्यालय जो हैं, पूंजीपति लोग जो हैं, 8 से 10 स्कूल में अभी 2 दिन पहले जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति उसकी बैठक की और इसका कोई घोषणा नहीं किया गया। जो कि इसके पूर्व में भी 4 जुलाई 2025 को मैं DC को, DSC सर को और DO को, तीनों को दिया हूं कि हाई कोर्ट का आदेश का पढ़ते भी मैं लगाया हूं कि हाई कोर्ट का यह आदेश है कि कंडिका 12 में जो चालान और FD की रकम है उसको हटाया जाए, ताकि हमारे 500 से ज़्यादा निजी विद्यालय भी मान्यता आरटीई का जो लेना है उसको आवेदन जमा कर सके और मान्यता लेने में अपना जो भी शुरुआत है उसको कर सके। परंतु 4 जुलाई को देने के बाद भी अभी तक जो है सो उसमें किसी तरह का ऑनलाइन पोर्टल में जो है सो नहीं चेंजिंग किया गया है, जिसके चलते आवेदन जमा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और इधर अभी अचानक से देखा जा रहा है कि 2 दिन पहले जो है सो कमेटी की बैठक बुला ली गई और वैसे लोगों को बैठक बुलाई गई जो कमेटी को भी छोटा करना था, 6 से 7 लोगों को बुलाना था, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया गया और गुपचुप तरीके से ऐसे ऐसे विद्यालय का नाम अभी मैं देख रहा हूं जो 25 से 30 डिसमिल जमीन में वह विद्यालय चल रहे हैं और इसमें कम से कम मिनिमम 75 डिसमिल जमीन होना चाहिए, 30 साल का रजिस्टर्ड लीज डीड होना चाहिए, परंतु नोटरी पब्लिक के द्वारा जो है सो
एक 30 साल का लीज डीड दिखा करके एक फॉर्मेलिटी किया गया है कि ये प्रोसेस हो गया है और इसको जो है अभी कुछ त्रुटि मिला उसमें, तो उसको फिलहाल स्क्रूटनी करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विद्यालयों को अभी त्रुटि का नहीं मिला, सिर्फ एक हमारे पास जो खबर है सिर्फ एक विद्यालय में त्रुटि मिला है और बाकी सभी विद्यालयों को मान्यता देने की प्रक्रिया में हस्ताक्षर हो चुके हैं, क्योंकि ये गुपचुप तरीके से हो रहा है। उन्हें पता है कि झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हो चाहे अभिभावक महासंघ हो, तुरंत इसका विरोध करेंगे और इन लोग जो है सो आवाज उठाएंगे। तो आपकी आपत्ति कहाँ पर है? हमारी आपत्ति है कि पोर्टल में जो 25,000 का चालान है और 1 लाख का जो एफडी हाई कोर्ट का आदेश है उसको हटाया नहीं गया। सबसे पहले उसको हटाया नहीं गया। और जब कोई भी विद्यालय मान्यता हेतु आवेदन देते हैं तो उसके जो अधिसूचना है 2019 की, उसमें साफ है कि पब्लिक डोमेन में आप डालें, उसे सार्वजनिक करें कि इतने विद्यालय मान्यता हेतु आवेदन जमा किए हैं। और उसके बाद इनकी जो जांच है, जांच टीम जब जाती है डीएससी की तरफ से, जो कमेटी डीएससी की तरह से जो जाएगी, जांच करेगी, जांच करने के बाद फिर उसको पब्लिक डोमेन में डालना है कि इतने विद्यालय किए हैं आवेदन जमा और इतने विद्यालयों को जांच किया जा रहा है और इतने तारीख को बैठक होगी। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है और चुपचाप तरीके से एक बैठक दिखा करके एक फॉर्मेलिटी करके मान्यता देने की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन बैठक तो सार्वजनिक हुई है, प्रेस रिलीज जारी हुए हैं बैठक का। प्रेस रिलीज कहाँ, बैठक के पहले प्रेस रिलीज पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया है। इसके पहले भी जब 32 स्कूल और 7 स्कूल को जो मान्यता दिया गया तो उस खिलाफ भी हम लोग जो है सो जांच का मांग किए थे। कई बार डीएससी कार्यालय में हमने आरटीआई लगाया, परंतु एक भी जो है सो उसका पालन नहीं करते, वो भी दस्तावेज मुझे नहीं दिया गया। नहीं, मतलब आपका कहना है कि हाई कोर्ट के जो आदेश हैं कि आपको 1 लाख रुपए जो आप एफडी ले रहे हैं और जो चालान लेना है वो नहीं लेना, ठीक है। और ये क्या आदेश है कि बैठक अगर करना है तो सार्वजनिक करना है? जी, ये आदेश है। वो अधिसूचना 2019 में साफ लिखा हुआ है, 2010 में कि आपको पब्लिक डोमेन में डालना है। ठीक। मनोज जी, चूंकि आप भी लगातार मुखर होकर समस्याओं को उठाते हैं शिक्षा जगत से, कई तरह के मामलों को आपने रिजोल्व भी करवाया है, आपका क्या कहना है? आप कैसे इसमें आपत्ति दर्ज करते हैं? बैठक हुई जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति का, जो वर्तमान में विद्यालय को मान्यता देने के लिए, वो झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण, झारखंड जो आरटी नियमावली है उसके प्रावधानों के तहत, लेकिन उस प्रावधान को आज तक पालन नहीं किया गया। 2018-19 तक हमारे जिले में एक भी विद्यालय को मान्यता नहीं दी गई थी। ना विद्यालय के द्वारा मतलब मान्यता नहीं मिलने पर उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की बात आई थी। उसके बाद मैंने इस पूरे मामले को लेकर पीएमओ को कंप्लेन किया था। पीएमओ ने उस मेरे आवेदन को सीबीएसई को फॉरवर्ड किया और सीबीएसई के द्वारा तत्कालीन उपायुक्त को आदेश दिया गया था और वो पत्र तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक को प्राप्त हुआ था, आईपी सिंह जी को, और उन्होंने उस समय आनंद फानन में कई विद्यालयों को मान्यता दिया। उसके बाद दूसरे चरण में फिर भूतनाथ रजवार जी के समय में भी मान्यता दी गई। लेकिन इसमें प्रावधान क्या है कि विद्यालय को मान्यता कैसे देना है। मान्यता देने के पहले आप जो भी घोषणा करेंगे उसके तहत आवेदन प्राप्त होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद 15 दिनों के अंदर जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे मान्यता के लिए, उस आवेदन को उन्हीं दस्तावेज के साथ पब्लिक डोमेन में डालना है, जो कि 12(2) में इस तरह का प्रावधान है नियमावली के, लेकिन उसको पालन नहीं किया गया। कोई आवेदन आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया। इसके लिए मैंने कई बार पत्र लिखा। उसके 12(2) कहता है कि आवेदन प्राप्त होने के 3 महीने के अंदर जिला शिक्षा अधीक्षक को संबंधित विद्यालय का जांच कराना है, फिजिकली वेरिफिकेशन कराना है कि वो सारे प्रावधान का पालन वहां पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर मान लीजिए जो विद्यालय पालन कर रहा है वो और जिसमें त्रुटि नहीं पाए या जिसमें जो त्रुटि पाए, वो सारे के साथ पब्लिक डोमेन में डालना था और उसके बाद अगले कुछ समय के अंदर उसको मान्यता देना था। उसका भी समय सीमा है। जैसे मैं बता दूं कि सबसे पहले आवेदन के लिए प्रपत्र 1 में आवेदन देना है और आवेदन प्राप्ति के 15 दिन के अंदर जिला शिक्षा अधीक्षक को सर्वसाधारण को जानकारी के लिए वेबसाइट पे प्रस्तुत कर देना है। दूसरा, जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा जो प्रावधान में वर्णित ये है उसके तहत उसकी जांच करा लेना है अगले 3 महीने के अंदर, और जांच कराने के बाद जिसको जो भी जांच कराएंगे उसमें जो भी त्रुटि आया उस त्रुटि के साथ जांच के अगले 15 दिन के अंदर पब्लिक डोमेन में फिर डालना है। आखिर ये पारदर्शिता क्यों नहीं? पारदर्शिता तभी नहीं अपनाई जाती है जब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बू रहता है। आईवी सिंह के द्वारा दिया गया मान्यता आज भी जांच के घेरे में है और उसके बाद भूतनाथ रजवार जी के द्वारा दिया गया मान्यता आज भी जांच के दायरे में है और जिस तरह से अभी प्रक्रिया अपनाई गई वो भी जांच के दायरे में है। अभी इरफान जी ने बताया केवल ये यहाँ का भी मामला नहीं, जब आरटी नियमावली के तहत इनको मान्यता देना है उसका पूर्णतः घोर उपेक्षा किया गया।
अभी इन्होंने जो बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें स्पष्ट किया है कि जो 25,000 रुपया जांच के लिए जो शुल्क लेना है वो नहीं लेना है इनको। दूसरा दिया हुआ है कि 1 लाख रुपया जो मैंडेटरी है डिपॉजिट करना अपने पास सिक्योरिटी मनी, वो उसको भी हटा दिया है और इसके संबंध में आवश्यक संशोधन 2 महीने के अंदर करना है, उसके प्रक्रिया प्रारंभ करना है। लेकिन भूमि संबंधी जो बाध्यता पहले थी उसको बहाल रखा गया, लेकिन उसमें कहा गया कि 6 महीने तक कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे। तो अब ये बताइए अचानक ये 3-4 महीने के बाद उस आदेश का ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि डीएससी या शिक्षा विभाग या उपायुक्त महोदय इतने सक्रिय हो गए, बिना पब्लिक डोमेन में डाले, बिना नियमावली को फॉलो किए हुए, न प्रॉपर तरीके से कमेटी बनाए 5-6 लोगों का मान्यता देने की प्रक्रिया बढ़ा दी। और हम लोग जो लगातार सक्रिय रहते हैं, हम लोग को भी इसकी जानकारी नहीं थी और हमको जहां तक कार्यालय से पता चला था कि अभी मान्यता नहीं दी जाएगी और अभी मान्यता की प्रक्रिया बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बू है। और ऐसे स्कूलों को मान्यता देने का प्रयास हुआ है इसके माध्यम से जो कि उस कोटे को फुलफिल नहीं करते, जैसे भूमि संबंधी बाध्यता, टीचर का वेतन, और सबसे बड़ी बात मैं आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपके पास, जिन विद्यालयों को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से आरटी के तहत मान्यता दी गई, किसी भी विद्यालय का आरटी के तहत जो है स्कूल मैनेजिंग कमेटी ही नहीं। जब स्कूल मैनेजिंग कमेटी ही नहीं है तो भला स्कूल का संचालन कैसे हो रहा है, मान्यता कैसे दे रहे हैं, यह अपने आप में जांच का विषय है। हम एक चीज समझना चाहेंगे, आरटी के तहत मान्यता प्राप्त करने के क्या क्या प्रावधान है? देखिए, आरटी के तहत मान्यता के लिए जो प्रावधान है मैं आपको बता देता हूं कि उसके लिए सबसे पहले जो टीचर होंगे वो जेटेट होंगे या फिर सीटेट होंगे। उनका क्वालिफिकेशन जो सीबीएसई ने या एनसीईआरटी ने जो निर्धारित किया है वो मान्यता होना चाहिए। भूमि जो है वो विद्यालय के नाम पर या सोसाइटी के नाम पर होना चाहिए। स्कूल ट्रस्ट या सोसाइटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए। उनके पास जो भी टीचर वहाँ काम करेंगे उसकी सैलरी एज पर द गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार होना चाहिए। वहाँ जो नॉन टीचिंग स्टाफ काम करते हैं उसकी भी सैलरी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एक बच्चा 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, एक बच्चे के लिए एक रूम का रिक्वायरमेंट है तो उसके अनुसार उनका रूम होना चाहिए। प्रैक्टिकल का भी एक लंबाई और चौड़ाई निर्धारित किया हुआ है, वो होना चाहिए। इस प्रकार के कई प्रावधान किए गए हैं जिसका फॉलो करना स्कूल की बाध्यता है। साथ ही जमीन के लिए अगर क्लास 5 तक जाते हैं तो 60 डेसिमल और 8 तक की मान्यता लेते हैं तो 75 डेसिमल मिनिमम होना चाहिए। और स्कूल मैनेजिंग कमेटी जो बनाएंगे उसमें जो प्रावधान है राज्य सरकार का वो या कंसर्न बोर्ड का प्लस, लेकिन उसमें मोर देन 50% महिलाएं होनी चाहिए, जबकि महिलाओं का अभाव है। और हर साल इसका ऑडिट होना चाहिए और उसके लिए पब्लिक मैंडेटरी डिस्क्लोजर के माध्यम से उसको डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, ये सारे चीज़, लेकिन ये सारी चीज़ नहीं किए जा रहे हैं। तो अभी जिले में कितने ऐसे स्कूल हैं जो जिनको आरटीई के तहत मान्यता प्राप्त है? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है आईवी सिंह के समय 34 स्कूलों को मिला था, बाद में भूतनाथ रजवाज जी के समय 7 विद्यालयों को मिला था और अभी शायद 6-7 विद्यालय को देने की बात चल रही है, जबकि केवल सीबीएसई से समझौता प्राप्त विद्यालय लगभग 80 हैं और आईसीसी से समझौता प्राप्त विद्यालय 7 हैं, यानी वहाँ भी घोर अभाव है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कैसे काम करता है विभाग। जब जमीन की बाध्यता आ गई कई सीबीएसई स्कूल में, विशेषकर डीएवी स्कूल, डीपीएस स्कूल, ऐसे विद्यालयों पर, तो उसके लिए एक पत्र भेज करके रांची से मार्गदर्शन मांगा गया कि ये ज़मीन न तो इनके ट्रस्ट के नाम पर है न तो सोसाइटी के नाम पर है, क्योंकि ये लीज का ज़मीन है और बीसीसीएल की ज़मीन है तो इनको नहीं दिया जा सकता, या टाटा का ज़मीन नहीं दिया जा सकता है, तो हम इस पर क्या करें। यानी मार्गदर्शन भेज करके ये पूरे मामले को लटका दिया गया और आज एक पत्र दे दिया जाता है कि इनका आवेदन हमारे यहाँ पेंडिंग है। अब यह बताइए 2019 से आज तक इस तरह का आवेदन इनके कार्यालय में पेंडिंग है, यानी विभाग में पेंडिंग है, तो क्यों पेंडिंग है, क्यों नहीं इस पर अंतिम निर्णय लेते हैं? या तो संशोधन करें जैसा इरफान जी की मांग है, या फिर इस पर निर्णय लें। तो इरफान जी जैसे विद्यालय के महासचिव हैं उस तरह के विद्यालय को आप मान्यता देंगे नहीं, और दिल्ली पब्लिक स्कूल हो या डीएवी स्कूल हो या लायंस पब्लिक स्कूल हो, ऐसे विद्यालयों को या तो गलत तरीके से मान्यता देंगे या इनको बचाने के लिए पत्र देंगे और इनके पक्ष में आप काम करेंगे। तो ये दोहरा नीति है, दोहरा चरित्र, ये गलत है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से मामला हाईकोर्ट तक जाएगा और इस पर कार्रवाई की मांग होगी। आखिर कब तक इस अन्याय को बर्दाश्त किया जाए? इरफान जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, जैसा आप बता रहे थे कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को लेकर है, तो अभी कितने ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने आवेदन दिया होगा पहले? एक्चुअल में हमारा मामला न्यायालय में है और न्यायालय का आदेश का जब तक शिक्षा विभाग पालन नहीं करेगा तब तक हमारे झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स 500 प्लस विद्यालय हैं कोई भी आवेदन जमा नहीं करेंगे,
क्योंकि जब तक उसमें अमेंडमेंट नहीं होता है, शिक्षा विभाग को डीएससी साहब को ये पहले ही चाहिए था कि ये अमेंडमेंट हो चुका है, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करना चाहिए था कि आरटी 2019 के तहत मान्यता लेने हेतु इतना तारीख से इतना तारीख तक सभी लोग ऑनलाइन आवेदन करें, उसका ये पोर्टल है। जब तक इसकी जानकारी नहीं देंगे तब तक विद्यालय जमा नहीं करेंगे, और अभी तक इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब इसके चलते आप समझ सकते हैं 500 प्लस विद्यालय हैं। 500 प्लस अगर विद्यालय जिले में संचालित हैं तो क्या सभी को आरटीई के तहत मान्यता मिला है? नहीं, किसी एक को भी तो नहीं इसका मिला। मतलब है कि बिना मान्यता के ही वो लोग स्कूल हाँ, संचालित बिना हो रहे मान्यता, हैं। क्योंकि हमारा मामला न्यायालय में है। हमारा मामला न्यायालय में, और फिर अभी जो ये बैठक हुई है, अभी जो हमारा 2 मई 2024 को भी ऑर्डर आया था, उसके खिलाफ भी अभी हम लोग केस में फाइल किए हैं। नहीं तो आपका जो मामला न्यायालय में है कौन सा मामला, किस मामले पे? हम लोग का मामला अभी वो 25,000 का चालान और ये हो गया। लेकिन अब हम लोगों का जमीन का जो मामला है, जमीन को हटाने के लिए भी हम लोग रिव्यू डाले हैं, जिसका केस नंबर भी 5796 मतलब आप लोगों का मांग है कि जमीन की बाध्यता ना हो। जमीन की भी बाध्यता ना हो, ताकि छोटे छोटे जो विद्यालय चल रहे हैं, अदर स्टेट में जो विद्यालय चल रहे हैं, बिहार है, अदर स्टेट में भी आरटी की मान्यता दी जा रही है, वहाँ भी जमीन की बाध्यता नहीं, हमारे जमीन की बाध्यता को हटाया जाए। तो जैसा आपका मांग है कि जमीन की बाध्यता उनके लिए ना हो, और ड्राफ्ट भी ना हो, एफडी ना हो, चालान नहीं हो, है ना, तो उसी प्रकार से जो अभी जिसके स्क्रूटनी हो रही है तो उनके साथ भी जमीन की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर बताना चाहेंगे, जितने भी बीसीसीएल के अंदर विद्यालय चल रहा है उनकी भूमि पर संचालित हो रहा है, उनको यह कहते हुए नहीं दिया गया है और उनके आवेदन को विभाग को भेज दिया गया है कि ये जमीन इनके नाम पर नहीं, सोसाइटी और ट्रस्ट के नाम पर नहीं है। लेकिन डीएवी स्कूल मुगमा, क्योंकि एक बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है और उनके दबाव में ये मामला 2014-15 से था, लेकिन 2022 तक उसको मान्यता नहीं मिला। भूतनाथ रजवार जी अचानक कुर्सी पर आए और आनन फानन में महीने भर के अंदर उसको मान्यता दे दिया। तो मतलब उनको जो मान्यता मिला है वो गलत तरीके से मिला है, क्योंकि वो विद्यालय भी एनसीएल के जमीन पर चल रहा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल रहा है, उनके नाम पर नहीं है। उन्होंने निश्चित रूप से फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया होगा और सहारा लेकर गलत तरीके से कहीं ना कहीं आर्थिक सहयोग करके ये मान्यता को प्राप्त किया है। ये अपने आप में जांच का विषय है। इसी तरह से लायंस पब्लिक स्कूल डीएवी सिंदरी के अधीन है, सिंदरी के जमीन पर चल रहा है, फिर लायंस पब्लिक स्कूल को कैसे मान्यता मिल गई? ऐसे और भी कुछ स्कूल है जिसके विरुद्ध हमने आपत्ति दिया था और मेरे आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई, या दान बिहारी शर्मा जो इसके लिए लगातार संघर्ष रहा है डीएवी मुगमा का, उन्होंने भी आवेदन दिया था, उसके आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई आज तक नहीं बताया गया। और इसके लिए जब आरटीआई हम लोगों ने लगाया तो आरटी का जवाब वो तो स्पष्ट जान रहे हैं कि राज्य में सूचना आयुक्त नहीं है, अधिक से अधिक क्या होगा, जन सूचना पदाधिकारी को देंगे, जन सूचना पदाधिकारी अपील करेंगे, चूंकि उनका विभागीय पदाधिकारी है इसलिए अपील पर प्रॉपर सुनवाई नहीं करेंगे। उसके बाद सेकेंड अपील, ये सारे मामले जाकर सेकेंड अपील में अटक रहे हैं। ये 2019 से, यानी एक तरफ आरटी के तहत मान्यता देने का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ और दस्तावेज को छिपाए रखा गया, और दस्तावेज जब हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो नहीं दिया जा रहा है। अगर हम इधर उधर से दस्तावेज प्राप्त कर लें तो माननीय न्यायालय ही हमसे पूछेगा कि आप बताइए दस्तावेज आया कहां से। नहीं, लेकिन एक चीज तो हमें समझना चाहिए, जैसे इरफान जी बता रहे हैं कि जमीन की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए, इनकी मांग भी है। तो अगर जमीन की बाध्यता समाप्त हो जाएगी तब तो जमीन वाला मामला ही खत्म हो जाएगा, जैसा आप बता रहे हैं। बिल्कुल। तो वैसा कंडीशन में तो सबको मिलना चाहिए फिर। बिल्कुल। देखिए, जमीन की बाध्यता समाप्त हो जाएगी ऐसा इनका मांग है, लेकिन कुछ ना कुछ तो न्यायालय वहां पर रखेगा, कुछ ना कुछ बाध्यता का। लेकिन जब तक है तो केवल एक बाध्यता नहीं। आप ये बताइए, क्या डीएवी कोयला नगर में कार्य करने वाले सबसे बड़े स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल सबसे बड़ा स्कूल है, क्या इन विद्यालयों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को पे स्केल के अनुसार वेतन मिलता है? नहीं मिलता है। क्या इनके विद्यालय में राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत 51% महिलाओं के साथ स्कूल मैनेजिंग कमेटी का गठन हुआ है? नहीं हुआ है। इनकी मैनेजिंग कमेटी में कौन रहता है? इनके स्कूल में काम करने वाले शिक्षक या शिक्षिकाओं के पति या पत्नी, या इनके साथ सहयोग करने वाले तथाकथित समाज सेवी। तो कैसे हो जाते हैं ये सब सेटिंग गेटिंग है। अगर सेटिंग गेटिंग नहीं होता तो आप ये बताइए, राइट टू एजुकेशन एक्ट जब लागू किया गया तो उसमें प्रावधान था कि 6 महीने के अंदर सभी विद्यालय से आवेदन लेना है और उसको समय सीमा के अंदर, उसमें समय सीमा है, उतने दिनों के अंदर मान्यता दे देना है। अगर मान्यता नहीं देना है तो जिन कारणों से नहीं दिया जाएगा या जो त्रुटि होगा उसको बताना है, और अगले 2.5 साल यानी 3 साल पूरा होते होते उसको फिर से रेक्टिफाई करके आवेदन देना है, या तो अब उनको मान्यता मिलेगा या स्कूल बंद होगा। तो ये बताइए 2019 तक ऐसा नहीं करना
कैसे तो संभव ये हुआ? तो मतलब अगर देखा जाए तो 7 साल ऐसे ही पार हो गए, हाँ। अभी तक कुछ धरातल पर उतरा नहीं है, और वैसा ही स्थिति हो जाएगी तो कई सारे स्कूल तो बंद के कगार पे हो जाएंगे। देखिए, स्कूल बंद के कगार पर नहीं होना है तो उसके लिए सरकार संशोधन करे ना। हम तो ये कह रहे हैं स्कूल बंद करने के पक्ष में हम नहीं हैं। हम कहते हैं कि कानून ऐसा बनाओ कि जिसका पालन हो सके, लेकिन ऐसा कानून मत बनाओ जिसका पालन नहीं हो और गुपचुप तरीके से काम हो। यानी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कठोर कानून बनाए जा रहे हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार भी नहीं करा सकती है। दूसरी बात, हम लोग केवल ये ध्यान देते हैं कि प्राइवेट स्कूलों पर क्या हो रहा है। जितनी भी सरकारी स्कूलें चल रही है हमारे राज्य में, क्या सभी स्कूलों में राइट टू एजुकेशन एक्ट को फॉलो किया जा रहा है? क्या उसके अनुसार उनके पास प्लेग्राउंड है, उनके अनुसार उसका रूम है, क्या टीचर सेक्शन रेशियो है, टीचर स्टूडेंट रेशियो है, क्या सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हैं, क्या उनके पास प्लेग्राउंड है? नहीं है। तो फिर उन स्कूलों पर क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट केवल निजी विद्यालय के लिए नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों के लिए भी है। अभी देखा यह जा रहा है, विद्यालयों के लिए भी है, सरकारी विद्यालयों के लिए भी है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि सरकारी विद्यालयों की ओर से पब्लिक को का ध्यान भटकाने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत नामांकन पर विशेष जोर दिखाया जाता है और वहां पर भी खेल होता है और निजी विद्यालय पर दबाव बनाया जाता है। हम ऐसा नहीं कि हम निजी विद्यालय के विरोधी हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि जो भी प्रावधान है अगर गलत है तो इरफान जी जैसा प्लेटफॉर्म पर आइए, इसका विरोध करिए, लेकिन गुपचुप तरीके से सरकारी सहयोग लेकर के गलत तरीके से मान्यता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करिए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट से क्या फायदे हैं स्कूल को और क्या उससे फायदे हैं विद्यार्थियों को? देखिए, स्कूल को तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों को फायदा है। अगर कोई भी विद्यालय प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ संचालित होगा, सुविधाओं के साथ संचालित होगा, सक्षम और योग्य शिक्षक के द्वारा शिक्षण का कार्य किया जाएगा, नॉन टीचिंग स्टाफ भी प्रॉपर मतलब ट्रेंड रहेंगे, तो उनसे कहीं ना कहीं उन बच्चों को फायदा होगा। दूसरा, इसके तहत काउंसलर की व्यवस्था होगी। आजकल आप सुनते हैं कि रिजल्ट में मार्क्स खराब आ जाता है या स्कूल में बच्चे को डांट दिया जाता है, बच्चा जाकर सुसाइड कर लेता है या कुछ इस तरह की घटनाएं को अंजाम देता है या मारपीट होता है, तो वहाँ काउंसलर की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, स्पेशल एजुकेटर। अब मान लीजिए कोई विकलांग है, अभी मुझे एक घटना आया, शिक्षा विभाग में ही कार्यरत रहे हैं, रिटायर कर चुके हैं, उनकी बच्ची विकलांग है। अब वो चाहते हैं कि किसी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में एडमिशन लें, उनका कोटा भी है लेकिन उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा। तो अगर आरटी एक्ट प्रॉपर इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ऐसे बच्चों का नामांकन हो पाएगा, ऐसे बच्चों के लिए उस तरह के योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो पाएगी। और शिक्षकों के लिए फायदा क्या है कि अगर उनको अच्छे वेतन मिलेंगे वहां पर, तो वो बाहर ट्यूशन का आपाधापी नहीं करेंगे, दूसरे स्रोत से पैसा कमाने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि घर में मेहनत करेंगे और अगले दिन आकर बच्चों को अच्छा से पढ़ा सकेंगे और इसका लाभ निश्चित रूप से बच्चे को होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ प्राइवेट स्कूल मतलब झूठे कागजातों पर आरटी के तहत मान्यता लेने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, झारखंड में जितने भी जिले हैं कहीं भी मान्यता की प्रक्रिया नहीं चल रही है। सिर्फ धनबाद में ही बार बार ऐसा क्यों होता है? क्या 500 जो निजी विद्यालय हैं उस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते हैं? क्योंकि 500 जो निजी विद्यालय छोटे चल रहे हैं वो 400 और 500 बीपीएल शुल्क में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ये बड़े बड़े विद्यालय 4000-5000 रुपया महीने में पढ़ा रहे हैं। और इन लोगों की पकड़ वहां शिक्षा विभाग तक ज्यादा है, और हमारे जैसे जो एसोसिएशन में छोटे विद्यालय हैं इनकी पकड़ कम है। किसी भी जिले में आरटी मान्यता जो है सो अभी नहीं की जा रही है, चूंकि मामला न्यायालय में है अभी। अच्छा, प्लस इसमें और एक फायदा क्या कि अगर हमारे ऐसे विद्यालयों को मान्यता अगर इन लोग देना चालू कर देंगे तो इसमें एक और फायदा है अभिभावकों का। जैसे मेरे विद्यालयों को मान्यता मिलेगी, 25% बीपीएल एडमिशन मैं भी लेना चालू कर दूंगा। अच्छा, अभी आप लोग नहीं ले रहे हैं? नहीं, हम लोग अभी नहीं ले सकते। जैसे आरटी की मान्यता मुझे मिलेगी 25% मैं भी ले लूंगा। तो जैसे मैं 25%, हमारे ऐसे 500 स्कूल लेने लगेंगे तो बड़े बड़े जो पूंजीपति अभी जो स्कूल खोल रहे हैं वहां बच्चे फिर क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। उन लोग तो बीपीएल के नाम पर भी अभी जितने भी मेरी भी जानकारी, जितने बीपीएल एडमिशन बड़े बड़े विद्यालय में होते हैं उस स्कूल के सामने में एक चाय वाला उनकी दलाली करता है। 50,000 80,000 दीजिए, वहां जाकर के एडमिशन करा लीजिए। जेन्युइन आदमी जो बीपीएल है उसका एडमिशन नहीं हो पाता है बिना लिए दिए हुए। नहीं, तो जब आरटी के तहत मान्यता नहीं है तो फिर बीपीएल कोटे के तहत नामांकन कैसे हो सकता तो है? ले रहे हैं ना, जो 34 स्कूल लिए एडमिशन वो ले रहे हैं। सीबीएसई एफिलिएटेड है, सीबीएसई एफिलिएटेड है तो ले तो सकते ये हैं। कहीं अच्छा सीबीएसई ले वो सकते ले हैं, नियम सकते संगत है। अगर हाँ,
अगर वो आरटी के तहत रिकॉग्नाइज नहीं है, उनके तहत तो केवल 8 तक मिलेगा। लेकिन जो सीबीएसई से एफिलिएटेड है, राज्य स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय है या आईसीएसई से संबद्धता प्राप्त है, लेकिन आईसीएसई के मामले में क्या है कि ऐसे स्कूल जो अल्पसंख्यक नहीं है उन विद्यालयों में ये नामांकन हो जाता है और ये विद्यालय ले रहे हैं। लेकिन यहां पर भी आप इसी से समझ लीजिए कि यू डायस के माध्यम से सब कुछ क्लियर है। आपका यहाँ जो यू डायस हुआ, ओएसिस डाटा में भी सब कुछ क्लियर है। ओएसिस डाटा कोई भी जाके देख सकता है। बच्चों की संख्या विद्यालय बताता है कि हमारे पास 280 है, लेकिन डीएससी कार्यालय को लिख करके भेज दे रहा है कि मेरे पास जनरल बच्चा 30 है, यानी 10 बीपीएल लेंगे। तो यहाँ भी एक धोखेबाजी चल रहा है। तो ऐसा स्थिति में छात्र के अनुरूप शिक्षक भी होने चाहिए। बिल्कुल, अगर एक क्लास में आरटी के तहत देखा जाए तो छात्र अगर 30 होते हैं तो 30 पर एक शिक्षक होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, 30 बच्चों पर एक शिक्षक, ठीक है। हाँ। मतलब 30 बच्चे तो रहेंगे। क्लासरूम में भी 1.5 क्लासरूम में तो सीमित होंगे बच्चों की संख्या, हाँ। छात्रों की संख्या। तो क्लासरूम में सीमित संख्या का आधार पर क्या स्कूल में संचालित हो रहा है? 40 नहीं, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं जहाँ 50, 55, 57 बच्चे हैं। और इनके द्वारा होता क्या है कि ओएसिस डाटा में तो डाल दिया गया, वहाँ पर नंबर ऑफ सेक्शन बढ़ा के दिखा दिया गया, और वहाँ पर मतलब एक ही जगह बैठा के 55-60 बच्चों को बैठा गया, यानी 6 सेक्शन है, होना चाहिए 7, लेकिन उसको एडजस्ट, या 8, उसको एडजस्ट करके 6 पे ला दिया, यानी 2 सेक्शन कट कर दिया। लेकिन ओएसिस डाटा में दिखा रहा 8, लेकिन जब उन विद्यालयों के ओएसिस डाटा के आधार पर टीचर सेक्शन है तो इसको निकालिएगा, यानी जितने बच्चे हैं, यानी जितने सेक्शन है उसका 1.5 गुना टीचर होना चाहिए। टीचर नहीं है। आप जाइए ना, अभी कहीं पर एकदम स्पष्ट लिखा है, नो टीचर कैन बी अपॉइंटेड ऑन कंसुलेट सैलरी और एडहॉक। लेकिन सीबीएसई स्कूल में प्राय डीएवी स्कूल जाएंगे तो लगभग आपका 20 से 25% जो है 10 साल, 12 साल, 8 साल, 6 साल से काम कर रहे हैं। तो फिर ये तो जो नियम नहीं पालन कर रहे हैं तो इसका तो जांच कर सकता है जिला शिक्षा अधीक्षक अपने स्तर से। जब ईमानदारी हो और कार्य करने के लिए ऊपर का दबाव ना हो तभी तो डीएससी काम कर सकते हैं। मैं केवल डीएससी के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा, मैं केवल डीओ के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता, क्योंकि ये किसी के मातहत काम करते हैं, यानी शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग काम करता है हमारे राजनेताओं के संरक्षण में। तो जब राजनेता सही में ईमानदार हो जाएं तभी ये सब हो सकता है। केवल हम डीएससी को कहते हैं, केवल डीओ को कहते हैं, या शिक्षा विभाग में बैठे हुए सेक्रेटरी को कहते हैं, तो ये नहीं, ये सारी व्यवस्थाओं का देन जो है हमारा राजनीतिक जो संरचना है वो है, उनके दबाव में ये सब होता है, और वो कभी भी ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। तो सरकारी स्कूल भी जो संचालित हो रहे हैं जिले में वो आरटीई के तहत मान्यता प्राप्त है? मैं कहूँगा एक भी विद्यालय इस पर मैं कहूँगा, क्योंकि हम लोग जब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट जाने के बाद हमने जब आरटीआई लगा के पूरे झारखंड के 20,000 स्कूलों का दिया था डाटा, तो हाई कोर्ट में जमा किया था। हाई कोर्ट में जमा में साफ लिखा हुआ था कि किसी भी सरकारी स्कूल के पास में उतना नॉर्म्स के सर क्लासरूम नहीं है, खेल का मैदान नहीं है। तो कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप इस पर क्या कर रहे हैं। तो कोर्ट वहाँ जजमेंट में है, मैं आपको दूंगा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि मैं जो सीएम एक्सीलेंस स्कूल बना रहा हूँ, मैं वहाँ सारे इस नियम को पूरा कर रहा हूँ, जो भी आरटीई के तहत है उसको मैं उसको सिर्फ दिखा दिया गया। लेकिन बाकी जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं उसको उन्होंने नहीं दिखाया गया। जो भी अभी स्कूल देख रहे हैं, जो मॉडल स्कूल का नाम दिया जा रहा है, वो उसको पूरा करने के लिए सिर्फ दिखा रहे हैं। यहीं पे बड़े बड़े जो सीबीएसई स्कूल है, जिनका सीबीएसई से एफिलेटेड है, अभी सीबीएसई की तरफ से इन लोगों को लेटर 2019 में ही आया था कि आरटी की मान्यता आप लीजिएगा तभी आपको इसका जो है सो रिन्यू होगा। सीबीएसई शायद 3 साल पे होता है, 3 साल से 5 साल, 3 साल से 5 साल, तो सबका रुक गया था, एफिलेशन रिन्यूअल नहीं हो रहा था। तो हमारा मामला जब न्यायालय में था तो उन लोगों ने वही लिख के दे दिया है कि हमारा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसको देखते हुए हमारा एफिलेशन को रिन्यू किया जाए, और उसी को देखते हुए रिन्यू किया गया। लेकिन आज भी तो उन सब विद्यालयों का आरटी की मान्यता नहीं है। जितने भी डीएवी ग्रुप है, कहाँ मान्यता है? रिन्यू भी हो गया उन लोगों का। तो अब कुल मिलाकर आपकी आपत्ति बस क्या हमारी है? आपत्ति है कि अभी जो इन लोगों ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है, जिसमें 8 सप्ताह का समय गुजर चुका है, जिसमें 25,000 चालान को हटाना था और 1 लाख का एफडी रकम को हटाना था, और इन लोगों ने पब्लिक डोमेन में बैठक को नहीं दिखाया है। इसका सारा पेपर में तो हम लोग तैयार कर लिए हैं, और इसको हम लोग हाई कोर्ट में इस धनबाद जिला के जो प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक में चाहे जो भी पदाधिकारी थे सभी के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना का केस दायर करने जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जब हमारे यहाँ नियमावली बन गया आरटी एक्ट के अनुसार और उसमें प्रावधान बनाए गए हैं, या तो उस प्रावधान को समाप्त कर दिया जाए।
अन्यथा उस प्रावधान के तहत विशेषकर 12, 2, 3, 4 के तहत वो सारे दस्तावेज, वो सारे प्रक्रिया को पब्लिक डोमेन में लाया जाए। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ है उसके तहत तत्काल अभी उनके कार्यालय में जो आवेदन है उस आवेदन को इन शर्तों के साथ वापस कर दिया जाए कि आप नए सिरे से आवेदन दें, क्योंकि उसमें 25,000 रुपया जो है वो जांच के लिए शुल्क जमा किया गया है। 1 लाख रुपया का जो चेक भी लगाया गया है, जो उन्होंने मैंडेटरी डिपॉजिट किया है, उसको वापस करते हुए उसको वापस किया जाए और नए सिरे से जो आरटी का नियमावली है उस प्रावधान को अनुपालन करते हुए माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में फिर से आवेदन मांगा जाए और उसके अनुसार वो आगे की कार्रवाई करें। एक दूसरा, ऐसे विद्यालय जो बीसीसीएल के ज़मीन पर चल रहे हैं या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल रहे हैं या एफसीआई हो या डीबीसी हो या जिनके भी जो भी पब्लिक कंपनियां हैं उनके ज़मीन पर, तो या तो ये कर दिया जाए कि उनकी भी ज़मीन है तो चलेगा, और नहीं तो उसको मतलब ऐसे विद्यालयों के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाए कि 2019 से मामले को पेंडिंग रखना ये न्यायोचित नहीं है। और जहाँ तक सीबीएसई की बात है, सीबीएसई भी प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं करता, वहाँ भी सेटिंग बीटिंग होता है, क्योंकि इसका प्रमाण मेरे पास है। मैं आपको एक बात बता दूं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत एक पत्र जब ये जारी हुआ था ज़मीन संबंधी बाध्यता, और उसमें डीएवी जैसे विद्यालय जब उलझ गए, तब एक पत्र जारी हुआ विभाग से कि ऐसे विद्यालय जिनका आवेदन आपके यहाँ पेंडिंग है लेकिन वो सीबीएसई से एफिलिएटेड है, तो उनको एक पत्र दिया जा सकता है कि इनका आवेदन मेरे कार्यालय में पेंडिंग है सचिव सीबीएसई के नाम पर, और सीबीएसई उसको एक्सटेंड कर देगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि डीवाई पाटिल या जीडी गोयनका एक विद्यालय है जो नया है, अभी 2 साल पहले उसको मान्यता मिली है और पहले से वो एफिलिएटेड नहीं था, तो उनको जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा इस तरह का पत्र कैसे दे दिया गया? अगर आप कहेंगे तो मैं पत्र आपको दे दूंगा। और ऐसे कुछ और विद्यालय हैं जो कि नया स्टार्ट हुआ है, बिना आरटी की मान्यता के तहत उनको एफिलिएशन नहीं मिल सकता है, तो इस तरह का पत्र कैसे जारी होगा कि इनका आवेदन हमारे यहाँ पेंडिंग है? तो कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए तो यह हमारे लिए स्वर्णिम युग होगा। हम तो चाहेंगे मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी से कि आप अगर चाहते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो और नया भारत का निर्माण हो, नया झारखंड का निर्माण हो, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पहल करें। निश्चित रूप से हम स्वर्णिम युग की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि इरफान जी बता रहे थे कि वो हाई कोर्ट में जाएंगे, अवमानना करेंगे, झारखंड अभिभावक महासंघ का क्या रुख होगा? देखिए, हम लोग सड़क पर तो हमेशा संघर्ष करते हैं, आर्थिक रूप से हम कमजोर जरूर हैं, कहने का तो हम लोग अभिभावकों का संगठन है, लेकिन हम लोग कहीं से किसी से चंदा नहीं लेते। लेकिन अगर इरफान जी केस को फाइल करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपना पक्ष रखने के लिए उसी केस में आईए पिटीशन लगा देंगे और निश्चित रूप से खड़ा होंगे। मतलब झारखंड अभिभावक महासंघ और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मिलकर ही लड़ाई करें। अगर नहीं ये आगे बढ़ते हैं तो उसमें जो अभिभावकों के हित में जो मामला होगा उसके सपोर्ट में हम वहां पर जाएंगे। मतलब ये आरटी मान्यता के तहत जो स्कूलों में विसंगतियां हुई है उसके खिलाफ आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, विसंगतियां हुई है जिसके कारण बच्चों को नुकसान हो रहा है, और इनके आवेदन में जहां पर बच्चों के हित की बात होगी उस जगह पर हम लोग जाएंगे। जो इनका व्यक्तिगत मामला है वो अपना मामला रहेगा, लेकिन बच्चों के हितों में जो जरूरी होगी वहां पर खड़ा होकर जो भी हमारे पास अब तक दस्तावेज आए हैं उन दस्तावेज को लगा करके इनके सपोर्ट में हम लोग अभी जो 7 से 10 विद्यालय को जो मान्यता देने की प्रक्रिया की जा रही है उसमें और एक चीज है कि अग्निशमन विभाग का एनओसी होना अनिवार्य है। नहीं, लेकिन अभी त्रुटि मिली है उसमें, अभी जांच चल रहा है, जो सब मिला तो नहीं है। तो मैं आपसे सर कहना चाहूंगा तो उसकी प्रति शिक्षा विभाग से मांगी जाए कि आपने बैठक में किया, क्या आदेश जारी किया है, इसमें दिया हुआ है, क्यों नहीं वो पर डोमेन में डाल रहे हैं, क्यों नहीं प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं कि ये त्रुटि दी गई, इतने विद्यालयों में ये त्रुटि पाई गई है। हाँ, ये पब्लिक डोमेन में डालना, उनको 15 दिन नहीं डाल रहे हैं, क्यों नहीं डाल रहे हैं? आरटीआई लगाते हैं तो नहीं देते, मतलब आप गलत को सही कर रहे हैं। प्लेग आपका बता रहा हूँ, उसमें जितने स्कूल हैं करीब 5 स्कूल हमारे संज्ञान में जिसके पास खेल का मैदान नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, और फायर से जो लेना है उसको दोनों साइड सीढ़ी होना चाहिए, गाड़ी वहाँ एकदम 20 फीट रास्ता चारों साइड से होना चाहिए, गाड़ी जानी चाहिए। कैसे आप दे रहे हैं बिना खेल का मैदान का, बिना अग्निशमन विभाग का एनओसी का? मैं आपको बता दूं, ये प्रावधान तो 2009 से ही लागू हो गया। जीजीपीएस के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है। उन्होंने क्या किया, पब्लिक मैंडेटरी डिस्क्लोजर से मैं निकाला जीजीपीएस का, तो वहां आ रहा है कि अल्पसंख्यक मान्यता का संबंध में जो पत्र है वो लगा दिया। मतलब लगाना कुछ है, कुछ और डाल करके सीबीएसई से मान्यता ले लिया। और आज के डेट में भी
उसी दस्तावेज पर वो एप्लीकेशन उनका 5 साल मिला, लेकिन अभी भी उनको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं मिला, और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हर साल प्राप्त करना है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के साथ साठ-गांठ करके, सीबीएसई के साथ साठ-गांठ करके ये विद्यालय फल फूल रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये अभी हमारे साथ झारखंड विभाग महासंघ के महासचिव मनोज मिश्रा और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव इरफान खान थे। इन्होंने स्पष्ट कहा कि कई विसंगतियां हैं, उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। दूर नहीं होगी तो एक तरफ उन्होंने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना का केस दायर करेंगे, वहीं मनोज मिश्रा ने भी कहा कि वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ में छात्रों के हित में अगर बातें होंगी तो दोनों साथ मिलकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। कुल मिलाकर कई तरह की बातें हैं। आरटीई के तहत मान्यता को लेकर जो प्रावधान है उसमें उचित जांच होने की ज़रूरत है। क्या सही में स्कूल के पास खेल के मैदान है, फायर एनओसी की व्यवस्था है जो कि हर साल रिन्यूअल कराने होते हैं, शिक्षक कितने हैं छात्र के अनुपात, स्कूल में कितने क्लासरूम हैं, कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो अपने अनुसार जो प्राइवेट स्कूल अपने आरटीई के मान्यता के तहत आवेदन प्राप्त करते हैं वो सभी जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी तय किए गए हैं नियम, क्या वो पूरा करते हैं हर तक को। इन सभी सवालों के जवाब अभी अनसुलझे हैं और इस पर जिला प्रशासन किस प्रकार से जांच करती है और जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह देखना होगा। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बातें उठाई हैं कि कई बातें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए जो नहीं आती है। सही में जो चीज़ पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए वो आनी ही चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए, ताकि लोगों को मालूम चले कि किस प्रकार से जांच हो रही है और किस प्रकार से काम हो रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में बेहतर सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग प्राइवेट स्कूल की ओर भागते हैं, सरकारी स्कूल के जाने के नाम से ही डरते हैं। तो व्यवस्थाएं सही मिलेगी तो लोग प्राइवेट स्कूल की रुख ना करके सरकारी स्कूल की रुख करेंगे। सरकार भी अब सरकारी स्कूल को प्राइवेट के तर्ज पर बना रही है, सीएम एक्सीलेंस स्कूल के नाम पर, इसलिए बनाया जा रहा है कि वैसी व्यवस्थाएं दी जा सके। तो व्यवस्थाएं ऐसी हो जो लोग निजी विद्यालयों की ओर रुख ना करें और सरकारी स्कूल में जाने को बाध्य हों। साथ ही कई तरह की बातें जो इन्होंने कहा है उस पर कितना पहल होता है यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।